हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार पैसन एजुकेशन की तरफ से आज आप लोगों के डिमांड पर पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर के आए हैं। तो आज की क्लास आपकी लंबी होने वाली है क्योंकि एक मैराथन क्लास के रूप में लेकर के आए हैं। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को देख करके ढेर सारा प्यार देंगे तो आप लोगों के लिए हम मैथ और फिजिक्स के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए शायरी है। चलने की कोशिश तो करो, चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो। तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से देखिए क्योंकि आज की क्लास लंबी है बेटा। पहला प्रश्न है आपका, परमाणु क्रमांक बराबर होता है। ये पॉलीटेक्निक में 2017, 21 और 22 में पूछा गया है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है तो सभी जानते हो परमाणु क्रमांक बराबर बेटा क्या होता है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ऑप्शन को देख करके देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। परमाणु क्रमांक बराबर होता है बेटा किसके, परमाणु क्रमांक बराबर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है बेटा, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 24, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। पॉलीटेक्निक 2008 में आया, देखिए 24 तो इसका होगा 2, 8, 14 होना तो चाहिए 2, 8, 8, 6, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। 2, 8, 14 ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। 2, 8, 14। अगला प्रश्न है बेटा, देखिए अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो सभी जानते हो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने सन 1932 में किया था। कब किया था बेटा, जेम्स चैडविक ने 1932 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है बेटा, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते। मूल कण वे होते हैं जिनका अस्तित्व नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर, यानी दोनों स्थानों पर। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, ये आपके मूल कण होते हैं। लेकिन कह रहा है नाभिक, क्या कह रहा है, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते। नाभिक में उपस्थित नहीं होते, तो नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता बेटा, तो आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। नाभिक में नहीं होता, वो नाभिक के कहाँ होता है, बाहर होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। सही से पढ़िए, अगर नाभिक में उपस्थित नहीं होता तो नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन नाभिक के बाहर कौन होता है कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है बेटा आपका, निम्नलिखित में से किस मूल कण पर, फिर मूल कण की बात की है, निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, सभी जानते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है पूछा गया है, पाई बराबर NH/2 MVR, पाई बराबर 2 NH/MVR, पाई बराबर NH, पाई बराबर MVR/2 NH। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, पाई बराबर NH/2 MVR। अगला प्रश्न है बेटा, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, सभी जानते हो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं अर्थात उदासीन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बेटा, प्रोटॉन है, पॉलीटेक्निक 2012 में सब में लगभग आए हुए क्वेश्चन है, किसी में हमने क्या किया, सन डालने को भूल गए। प्रोटॉन है, पॉलीटेक्निक 2012 में है, कह रहा प्रोटॉन है भारी हाइड्रोजन का नाभिक। घुमाया क्वेश्चन को, देखिए प्रोटॉन है भारी हाइड्रोजन का नाभिक। तो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, चाहे वो भारी हाइड्रोजन को हो या किसी का, लेकिन भारी हाइड्रोजन को बेस बना करके हाइड्रोजन को ही बनाया गया था। एक मूलभूत कण है, तो प्रोटॉन मूलभूत कण है, क्योंकि जो
नाभिक के अंदर जिनका अस्तित्व होता है, नाभिक के बाहर दोनों क्या होते हैं, मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो मूल कण है। अगला कह रहा है धनावेशित कण, प्रोटॉन धनावेशित, ये भी सही है, यानी तीनों, ये सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही है। आपका राइट आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न है परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु की, पर कहाँ गए, परमाणु की प्रथम कक्षा लिखा है, क्या लिखा है, प्रथम कक्षा में, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 2, क्योंकि 2n² के आधार पर जब डिवाइड करेंगे तो प्रथम कक्षा में 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, यही क्रम होगा। 2, 8, 18, 32, 50, 72। तो पहले में कितना है, 2। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। अणु की बात कर रहा, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, सभी जानते हो। इसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, ये भी सही है। इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। तो परमाणु का समस्त भार कहाँ केंद्रित होता है, नाभिक पर। कहाँ पर, नाभिक पर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता पूछ रहा है अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता कौन है। तो परमाणु के नाभिक की खोज करता है बेटा रदरफोर्ड। कौन है बेटा, रदरफोर्ड। इन्होंने नाभिक की खोज सन 1911 ईस्वी में किया था। ध्यान देना, कब किया था, सन 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जो टॉप पे होता है वो आपका परमाणु भार है, जो बॉटम पे होता है परमाणु भार। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या किया जाता है, टॉप माइनस बॉटम किया जाता है, टॉप माइनस बॉटम। टॉप पे कितना है, टॉप पे है 235 माइनस 92, यानी 146, 146 आएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 146। आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, 146। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 146। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कार्बन में तो होती है 6, ऑक्सीजन में होती है 8, ऑक्सीजन है 2, तो 8 दूना 16, 16 में 6 जोड़ो 22। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 22। कितनी होगी बेटा, 22। अगला प्रश्न है आपका किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है बेटा उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, सभी जानते हो। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन भी कितने होंगे 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 17। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या की खोज किसने की थी। परमाणु संख्या की खोज हेनरी मोजले ने किया था। ध्यान से देखना, परमाणु संख्या की खोज बेटा किसने किया था, तो हेनरी मोजले ने किया था सन 1913 ईस्वी में। ध्यान दीजिए गहराई से, परमाणु संख्या की खोज किसने किया था, पूरा नाम है हेनरी मोजले। कब किया था, सन 1913 ईस्वी में, एक्सरे स्पेक्ट्रम के अध्ययन से। किससे किया था, एक्सरे स्पेक्ट्रम के अध्ययन से किया था, स्पेक्ट्रम, एक्सरे स्पेक्ट्रम के अध्ययन से किया था। किसकी खोज, परमाणु संख्या की खोज। अगला प्रश्न है बेटा न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि, कारण क्या थे इसके। न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है, ये भी सही है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये भी सही है। न्यूट्रॉन मूल कण है, ये भी सत्य है। तो यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है। एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है तो उसका परमाणु क्रमांक होगा।
तो 12 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आउटर शेल में कितना आएगा बेटा 2, यही इसकी संयोजकता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12। अगला प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 19 तो पोटेशियम को होता है 2 8 8 1, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 1। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड यानी अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किस तत्व की पन्नी का उपयोग किया था। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन प्रयोग किया था वो सोने की पन्नी पर किया था। किस पर किया था बेटा, सोने की पन्नी पर। बहुत आसान प्रश्न है, 10th और 12th से बाहर पेपर नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से क्या कह रहा है, ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो वो आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है बेटा आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। पॉलीटेक्निक 2023 में पूछा गया, ये आपका 11th क्लास का क्वेश्चन है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेट क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। आकार का पता लगाना हो, अभिविन्यास का पता लगाना हो, ऊर्जा का पता लगाना हो, तो ये सब किस पर निर्भर करते हैं, मैग्नेट क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है बेटा आपका परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं यानी परमाणु के नाभिक बने होते हैं। तो नाभिक किसके बने होते हैं, नाभिक में बेटा कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक बना होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है। तो सर्वाधिक कठोर धातु सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन में आपका राइट आंसर होगा टंगस्टन। सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है बेटा, टंगस्टन। अगला प्रश्न है तांबा यानी कॉपर किसके द्वारा शुद्ध होता है। तो तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, विद्युत अपघटन से। किसके द्वारा, विद्युत अपघटन से। अगला प्रश्न है आपका कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो फाइबर कांच, फाइबर यानी रेशा कांच। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइबर कांच, रेशा कांच जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है बेटा लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो लोहे की जंग यानी आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन इक्वल होता है रस्ट। यानी जंग लगने के लिए कितनी चीज़ आवश्यक है, लोहा, आपको जल चाहिए और ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा जल। बेटा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी लोहे पर जंग लगने के लिए। अगला प्रश्न है बेटा स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो किस पदार्थ में स्वर्ण घुल जाएगा, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में तो किस में घुल जाता है। इसमें आपके ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए हैं, आपका ऑप्शन दिया गया है, कह रहा स्वर्ण निम्नलिखित में से किस में घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा बेटा नाइट्रिक अम्ल दिया है HNO3, आपका दिया HNO3, दूसरा आपका दिया HCl, तीसरा आपका दिया एक्वारेजिया, क्या दिया है, एक्वारेजिया। तीसरा आपका दिया है एसिटिक अम्ल, क्या दिया है, एसिटिक अम्ल।
तो आपका राइट आंसर होगा एक्वा रेजिया। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल में 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? एक्वा रेजिया। तो स्वर्ण निम्नलिखित में से किस में घुल जाता है? एक्वा रेजिया में घुलता है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए 17, 18, 20, 22, 23 लगातार आया है। फिर एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो आपको याद रहना चाहिए एक्वा रेजिया में। किसमें? एक्वा रेजिया। ये जो अगला प्रश्न प्रिंट हो गया है, इसमें अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। इसका क्वेश्चन ये होगा कि पोर्टलैंड सीमेंट में, ये ऑप्शन है उसके, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। तो पोर्टलैंड में यदि जिप्सम मिलाएंगे तो मदद मिलती है कि सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से सुनिए, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है किसके लिए? सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए, जिससे सीमेंट सूखने न पाए जल्दी से। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? तो सोना है, जिसे मुक्त स्थिति में पाया जाता है, जिसका प्रतीक होता है Au, सोना। अगला प्रश्न है बेटा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से बेटा कार्बन का स्थान 17वां है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन हैं? आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता तो सभी जानते हैं, लेवोसिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बेटा, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? रसायन विज्ञान का ज्ञान यानी ज्ञान की प्राप्ति विज्ञान के विषय में रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र और अरब। अगला प्रश्न है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है। कैमी शब्द से हुई जिसका प्राचीन नाम क्या है? जिसका प्राचीन नाम है मिस्र का। किसका? कैमी शब्द था मिस्र का प्राचीन नाम, मिस्र का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाएं ध्यान से सुनना, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन रसायन शास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? अकार्बनिक रसायन में, विश्लेषिक रसायन में, कार्बनिक रसायन में या फिर भौतिक रसायन में? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक रसायन में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है बेटा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक रसायन में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। 2015 में आया है, ये आप लोगों के लिए है होमवर्क। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। एक शायरी है आप लोगों के लिए, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुना नहीं पाई, कभी मैं सुन नहीं पाया। अगला प्रश्न है बेटा, मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 90% से 100%। अगला प्रश्न है आपका 95 से 100%, 65 से 90। आपका राइट आंसर होगा 95 से 100%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके के आविष्कारक हैं? पॉलिटेक्निक 22 और 20 में आया। चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर।
चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया। अगला प्रश्न है, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है, तो आपका राइट आंसर है बी, DDT, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन। अगला प्रश्न है, BHC का पूरा नाम क्या है? 15 और 5 और 13 में है पॉलिटेक्निक में। BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे लिंडेन भी कहते हैं, इसे 666 भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC का पूरा नाम है बेटा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला प्रश्न है आपका, आदर्श गैस व्यवहार है एक परिकल्पना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिकल्पना का। अगला प्रश्न है आपका, प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्लोरीन। रिश्ता कोई भी हो झगड़ा होता ही है। रिश्ता कोई भी हो झगड़ा होता ही है। झगड़ा करके भी जो रिश्ता ना टूटे, बस वही अपना होता है, बस वही अपना होता है। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो किसका बना होता है मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोती मुख्य रूप से बना होता है बेटा किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। बहुत अच्छे प्रश्न है बेटा, ध्यान से इसका रिवीजन करके ही जाना। अगला प्रश्न है, ताप जिप्सम क्या है? इसका आंसर बता सकते हो? ताप जिप्सम क्या है? तो बेटा ताप जिप्सम किसे कहा जाता है? तो चूने को कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप जिप्सम किसे कहा जाता है? चूने को। तो आपका राइट आंसर ए होगा, चूना। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती? तो आपका राइट आंसर होगा कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बेटा, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। सिंदूर HGS को कहते हैं, यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, ऑडियो और वीडियो टेप कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? टेप, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आपका राइट आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें नाम में तो जर्मन सिल्वर है, लोगों को लगता है कि सिल्वर इसमें होगा। ये जर्मन सिल्वर के जैसा दिखाई देता है, किंतु होता नहीं है। नाम में सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सिल्वर नहीं होता जर्मन सिल्वर। अगला प्रश्न है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 से 1.5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मसोडियम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बेटा, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है?
तो आपका राइट आंसर होगा सीसा बनता है, लेड। क्या बनता है बेटा? लेड, सीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, ऊष्मा सुचालक है, तो आपका राइट आंसर होगा पारद। ऑप्शन नंबर डी, पारद आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को गहरा नीला रंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो तांबा एवं जस्ता, नहीं, कहाँ पर है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, दूसरा है निकल ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है। अविषालु धातु प्रदूषक है, तो आपका राइट आंसर होगा लेड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल जिंक और तांबा से मिलकर बना होता है, यानी जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो होता तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, तो कैल्शियम सल्फेट ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है बेटा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ध्यान से सुनिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा। अगला प्रश्न है बेटा, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग बेटा सोडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो प्याज और लहसुन में जो गंध होती है वो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। अगर पूछता प्याज और लहसुन में गंध लहसुन में से तो सबसे ज़्यादा सल्फर पाया जाता है, लेकिन प्याज और लहसुन ऑप्शन में सल्फर नहीं है, तो आपका राइट आंसर बेटा होगा पोटेशियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन है आपका यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो आपका राइट आंसर यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न बेटा, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? रजत नहीं होता, रजत यानी सिल्वर नहीं होता। तो अभी हमने इसके पहले भी ये प्रश्न करवा चुके हैं। जर्मन सिल्वर में कौन नहीं था? सिल्वर नहीं होता, तो जर्मन सिल्वर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें रजत नहीं होता, यानी सिल्वर नहीं होता। नाम में जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर पाया नहीं जाता, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, माणिक्य और नीलम यानी मोती जो आपके रत्न होते हैं, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है बेटा, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? कितने अच्छे क्वेश्चन है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ऑप्शन है अवशोषण, अपोहन, स्कंद, अधिशोषण। तो आपका राइट आंसर होगा स्कंदन, ऑप्शन नंबर सी। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर होगा MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है बेटा,
हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है, तो सर्वाधिक अभिक्रिया किसकी होती है? फ्लोरीन की। आपका राइट आंसर होगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। हीलियम को छोड़कर अक्रिय तत्वों की बात कर रहा है, 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो कह रहा है हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो जो अक्रिय होते हैं उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा बेटा। अगला प्रश्न है बेटा, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो आपका राइट आंसर होगा स्फटिक होता है सिलिका का क्रिस्टलीय रूप। सिलिका का क्रिस्टलीय रूप जो होता है उसे स्फटिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार दोनों समान होता है, क्या कहलाएगा? जिसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों समान होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बेटा हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ऑप्शन में दूसरा है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है। क्या कह रहा? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक में ऐसा होता है, जैसे 1H1 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों सेम, इसका नाम है प्रोटियम। किस में पाया जाता है? ये प्रोटियम में होता है। तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बेटा, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? किस गुण पर निर्भर करेगा बेटा? हीरे का अपवर्तनांक सबसे उच्च होता है, तो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, जिससे हीरा सर्वाधिक चमकीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है बेटा, भारी जल का अणुभार कितना होता है? सभी जानते हो भारी जल D2O को कहते हैं। ड्यूटीरियम ऑक्साइड रासायनिक नाम होता है। अणुभार 20 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बेटा, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो चीनी का चारकोल इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शुष्क सेल की धनात्मक क्षण बनी होती है। शुष्क सेल की धनात्मक क्षण किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। शुष्क सेल की धनात्मक क्षण बनी होती है बेटा किसकी? ग्रेफाइट की। शुष्क सेल यानी ड्राई सेल को कहते हैं, ड्राई सेल को ही शुष्क सेल कहा जाता है, इसमें कैडमियम बना होता है धनात्मक क्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च आपका बहुलक नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्पूर को यानी कपूर को ही कर्पूर कहा जाता है, कर्पूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कर्पूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? तो कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त पूछ रहा है कौन पाया जाता है? जब नाम में ही कार्बनिक यौगिक है तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन होगा? कार्बन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है बेटा, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या है? यूरिया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले लैब में यही बना था। अगला प्रश्न है बेटा, बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है, तो ये आपका क्लास 12th का है। बिजली में प्रयुक्त जो आग होती है उसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरीन, जिसका फार्मूला होता है CCl4। इसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, इसे ही टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं, इसे ही पायरीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पायरीन। इसका प्रयोग किया जाता है बिजली में लगी आग को बुझाने में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पायरीन अग्निशामक। अगला प्रश्न है बेटा, किण्वन कैसी अभिक्रिया है? किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन है
ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी और इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन कैसी अपक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिरके को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरके को लैटिन भाषा में बेटा एसिटम कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटम। अगला प्रश्न है बेटा, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है बेटा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो अंगूर में बेटा कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में भी कौन सा अम्ल? ऑप्शन नंबर डी, टार्टरिक अम्ल। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल, इमली में भी बेटा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल? ऑप्शन में ब्यूटीरम अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है बेटा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम एसीटेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम की। तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है बेटा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनियम फास्फेट है। नाइट्रोजन तो सब में है, लेकिन कह रहा है किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई से काम आता है? शुष्क धुलाई में कौन काम आता है? तो आपका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोक्सिल बेंजीन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन सब में है। तो निम्नलिखित में कौन शुष्क धुलाई में काम आता है? तो शुष्क धुलाई में काम आता है सिर्फ बेंजीन। आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन। अगला प्रश्न है बेटा, गैमेक्सीन है एक, गैमेक्सीन है एक, गैमेक्सीन है एक कवकनाशक, कीटाणुनाशक, अपतरणनाशक, पीड़कनाशक। तो गैमेक्सीन एक क्या है? गैमेक्सीन एक कीटाणुनाशक है। आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, कीटाणुनाशक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? आपका ऑप्शन है सिलिका, सिरामिक, सिरका है, सिरामिक है, और तीसरा है कापर, चौथा है आपका लोहा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कापर। ऑप्शन नंबर सी, कापर। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। ऑप्शन नंबर सी, तांबा। कहना है, तेरा धैर्य से भरा संघर्ष जितना बड़ा होगा, तेरा धैर्य से भरा संघर्ष जितना बड़ा होगा, तेरे जीतने का साम्राज्य उतना ही बड़ा खड़ा होगा। तेरे जीतने का साम्राज्य उतना ही बड़ा खड़ा होगा, उतना ही बड़ा खड़ा होगा। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल,
तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू कुछ किस लिए हताश है, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है इसलिए जल्दी हो गया, बाकी क्वेश्चन बहुत सारे थे। तो आज इस वीडियो के लिए यदि आप लोग ढेर सारा प्यार देते हैं तो मैं अगला वीडियो फिजिक्स और मैथ के प्रश्न जो पूछे गए हैं प्रवेश परीक्षा में कई बार, तो उनका वीडियो हम बना देंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।